तो आज हमारे सामने जो अंश है वो अ, छोटी आदतें बनाने और बुरी आदतें तोड़ने की कला के बारे में है। हाँ, और इसे व्यक्तिगत कहानियों और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का सहारा लेकर समझाया गया है। बिल्कुल। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ज़रूर। तो मेरा पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि जो शुरुआत में लेखक की अपनी चोट की कहानी है, वो बहुत दमदार है। हाँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके ठीक बाद जब ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की कहानी आती है, तो वो जुड़ाव थोड़ा-सा टूट जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे एक ट्रैक से एकदम दूसरे ट्रैक पर कूद गए। मतलब आप एक इमोशनल कहानी में हैं और फिर अचानक से बूम! एक केस स्टडी। सही कहा। ऐसा महसूस होता है जैसे दो अलग-अलग ओरिजिन स्टोरीज हैं, एक लेखक की अपनी और दूसरे एक टीम की। और पाठक को समझ नहीं आता कि किस पर ध्यान दें। एग्जैक्टली जो भावनात्मक जुड़ाव पहली कहानी ने बनाया था, वो थोड़ा खो जाता है और पाठक को फिर से एक नई कहानी के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो इस फ्लो को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या हमें एक कहानी हटानी पड़ेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों कहानियां अपनी जगह बहुत बहुत पावरफुल हैं। हटाने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें जोड़ने का तरीका बदलना होगा। कैसे? सुझाव ये है कि जो मुख्य सिद्धांत है, एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, यानी छोटे-छोटे सुधारों को जोड़ने का आइडिया? हाँ, उस आइडिया को ब्रिटिश साइकिलिंग टीम से पहले लेखक की अपनी रिकवरी की कहानी में ही पेश कर दिया जाए। अच्छा, मतलब जब लेखक बता रहे हैं कि कैसे उन्हें धीरे-धीरे छोटे-छोटे कामों पर भरोसा करना पड़ा, हाँ, जैसे बिना सहारे के चलना। तो वहीं पर वो इस आइडिया को ला सकते हैं। एग्जैक्टली सोचिए, अगर वो कुछ ऐसा लिखें, मेरी प्रगति किसी एक बड़ी छलांग का नतीजा नहीं थी, ये तो रोज की छोटी छोटी जीतों का एकत्रीकरण था। 1% बेहतर होने की कोशिश। बिल्कुल। और फिर वो जोड़ सकते हैं। और यही वो सिद्धांत है जिसने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि चैंपियंस को भी बनाया है। मिसाल के तौर पर ब्रिटिश साइकिलिंग टीम को देखिए। वाह! ये तो पूरी बात ही बदल लेता है। है ना? इस तरह तो उनकी व्यक्तिगत कहानी सिर्फ एक इमोशनल हुक नहीं रह जाती बल्कि वो मेन प्रिंसिपल के लिए एक नेचुरल लॉन्च पैड बन जाती है। और पाठक उस दर्द की कहानी से सीख तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। सही। इससे सिद्धांत ज्यादा रिलेटेबल लगता है। ये सिर्फ एथलीट्स के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो ये था पहला पॉइंट। अब दूसरे पर आते हैं। ठीक है। तो दूसरा बिंदु ये है कि किताब यादगार कहानियों से भरी है, लेकिन कभी-कभी कहानी और पाठक के लिए जो एक्शनेबल सलाह है, उसके बीच का सीधा कनेक्शन और मजबूत हो सकता है। हाँ, मैं समझा। जैसे वो मुत्रालय में मक्खी वाली कहानी या डच बिजली मीटर वाली। हाँ, वो याद रह जाती हैं। लेकिन उनके पीछे का जो सिद्धांत है, इसे स्पष्ट बनाओ, वो शायद दिमाग से निकल जाता है। बिल्कुल। पाठक को कहानी का मजा तो आता है, पर उसे ये समझ नहीं आता कि अब मैं इसका क्या करूं। तो कहानी मनोरंजन तो करती है। पर हमेशा सशक्त नहीं बनाती। यही जोखिम है। पाठक को ये तो याद रहेगा कि एक स्टिकर से बिजली का बिल कम हुआ था, पर वो शायद ये नहीं सोचेगा कि मैं अपनी आदत को स्पष्ट बनाने के लिए ऐसा क्या कर सकता हूँ। तो फिर इन दिलचस्प कहानियों को प्रैक्टिकल टूल्स में कैसे बदला जाए? इसका एक सीधा तरीका ये है कि हर प्रमुख कहानी या स्टडी के बाद एक छोटा साफ सेक्शन जोड़ा जाए। जैसे कि अब आपकी बारी या कुछ ऐसा? हाँ बिल्कुल। या इसे अपने लिए उपयोग करें। कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ पढ़ने से एक्शन लेने की तरफ धकेले। ये एक अच्छा आइडिया है। पर क्या इससे किताब एक वर्कबुक जैसी नहीं लगने लगेगी? वो जो कहानी कहने का जादू है, वो कहीं कम तो नहीं हो जाएगा? तुलन बनाना बहुत जरूरी है। इसका मकसद पाठक को होमवर्क देना नहीं है। हम्म। इसे एक भारी भरकम एक्टिविटी की तरह नहीं, बल्कि एक छोटे 2 मिनट के थॉट एक्सपेरिमेंट की तरह बनाना होगा। कोई उदाहरण दे सकती हैं कि ये कैसा दिखेगा? जरूर। जैसे ब्रिटिश साइकिलिंग कहानी के ठीक बाद एक छोटा सा बॉक्स हो सकता है जिसमें लिखा हो, अब आपकी बारी। अपने जीवन के 3 ऐसे छोटे सुधार लिखिए जिन्हें आप इसी हफ्ते कर सकते हैं। अच्छा, बस एक छोटा सा प्रॉम्प्ट। हाँ, या फिर डिडेरो प्रभाव की कहानी के बाद एक मिनी वर्कशीट हो सकती है। मेरी वर्तमान आदत डैश, ये आदत किस नई इच्छा को जन्म दे सकती है डैश। इस चेन रिएक्शन को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ डैश? एग्जैक्टली ये पाठक को सोचने पर मजबूर करता है बिना उसे बोझ महसूस कराए। मैं समझ गया। ये तो पाठक को सिर्फ एक रीडर से
एक पार्टनर बना देगा। हाँ, वो जानकारी को उसी पल अपने जीवन पर लागू कर रहे होंगे। बहुत खूब। अब जब पाठक के पास ये छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स आ जाते हैं तो उन्हें एक फ्रेमवर्क में रखना भी जरूरी है। बिल्कुल, नहीं तो ये सब अलग-अलग टिप्स की तरह लगेंगे जिन्हें याद रखना मुश्किल है। और यहीं पर हमारा तीसरा और आखिरी पॉइंट आता है। हाँ, जो पूरी किताब की संरचना से जुड़ा है। किताब में आदत स्टैकिंग, प्रलोभन बंडलिंग जैसी कई बेहतरीन रणनीतियां हैं, पर कभी-कभी ये एक बिखरी हुई लिस्ट की तरह लगती हैं। बिल्कुल, लेखक ने 4 शानदार नियम बनाए हैं। इसे स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। ये इस किताब की रीढ़ है। सही। लेकिन कई बार नई रणनीतियां पेश करते समय उनका इन 4 नियमों से जो सीधा कनेक्शन है वो उतना मजबूत नहीं लगता। जैसे वो विक्टर ह्यूगो वाली कहानी। हाँ, जहाँ वो अपने कपड़े नौकर को दे देता है ताकि वो बाहर ना जा सके। वो एक बेहतरीन कहानी है। हाँ, और पाठक उसे एक मजेदार किस्से की तरह पढ़ता है, पर ये नहीं समझ पाता कि ये असल में तीसरे नियम इसे आसान बनाओ का उल्टा है। मतलब बुरी आदत को इसे मुश्किल बनाओ। बिल्कुल, ये उसका एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। अगर हर तकनीक और कहानी को इन 4 नियमों के छाते के नीचे मजबूती से नहीं रखा गया, तो पाठक को एक यूनिफाइड सिस्टम के बजाय बस कुछ अच्छे लाइफ हैक्स मिलेंगे। सही। और उन्हें लागू करना मुश्किल होगा। तो इस संरचना को कसने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? इन सब हिस्सों को एक साथ कैसे बांधा जाए? इसके लिए एक बहुत ही साफ और लगातार प्रयास की जरूरत है। हर कहानी, हर अध्ययन, हर तकनीक को बार बार उन 4 मुख्य कानूनों में से किसी एक से जोड़ना होगा। हर रणनीति को एक स्टैंडअलोन हैक के रूप में नहीं, बल्कि एक मुख्य नियम के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के रूप में पेश करना होगा। और इसे अमल में लाने के लिए कुछ ठोस उदाहरण क्या हो सकते हैं? 2 बहुत ही कारगर तरीके हैं। पहला, हर अध्याय या बड़े खंड की शुरुआत एक स्पष्ट वाक्य से की जा सकती है। जैसे, अब हम इसे आकर्षक बनाने के एक और शक्तिशाली तरीके का पता लगाएंगे। अच्छा, ताकि पाठक को हमेशा पता रहे कि वो फ्रेमवर्क में कहाँ है। हाँ, या इस अध्याय में हम सीखेंगे कि बुरी आदतों को असंतोषजनक कैसे बनाया जाए। और दूसरा तरीका? दूसरा, किताब के हर प्रमुख भाग के अंत में, मतलब हर कानून के बाद, एक समरी टेबल शामिल की जा सकती है। एक टेबल? हाँ, इस टेबल में उस भाग में बताई गई सभी कहानियों और युक्तियों को उनके संबंधित कानून के साथ लिस्ट किया जाए। जैसे कानून 1, इसे स्पष्ट बनाओ, के नीचे लिखा हो आदत स्कोरकार्ड, आदत स्टैकिंग, पर्यावरण डिजाइन। बिल्कुल, ये 4 कानूनों के मूल ढांचे को इतना मजबूत कर देगा कि किताब खत्म करने के महीनों बाद भी पाठक को पूरा सिस्टम याद रहेगा। ये करने से पूरी किताब एक बिखरी हुई रेसिपी बुक से एक यूनिफाइड फिलॉसफी में बदल जाएगी। सही कहा। पाठक को सिर्फ अलग-अलग तरकीबें नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम मिलेगा जिसे वो याद रख सकता है और अपनी किसी भी आदत पर लागू कर सकता है। ये एक शानदार सुझाव है। ये छोटे बदलाव इस बेहतरीन काम को एक असाधारण कृति में बदल सकते हैं। एक ऐसी किताब जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि इस्तेमाल की जाती है। तो संक्षेप में बात करें तो ये काम पहले से ही बहुत मजबूत है। हाँ, बहुत। लेकिन इन 3 क्षेत्रों पर ध्यान देकर इसे और भी प्रभावशाली बनाया जा सकता है। पहला, व्यक्तिगत कहानी को मुख्य अवधारणाओं से और सहजता से जोड़ना। दूसरा, कहानियों को सिर्फ दिलचस्प किस्सों से बदलकर पाठकों के लिए ठोस एक्शनेबल कदमों में बदलना, ताकि वे सशक्त महसूस करें। हाँ। और तीसरा, सभी युक्तियां और रणनीतियों को 4 मुख्य नियमों के मूल ढांचे में मजबूती से बांधना, ताकि पाठक को एक स्पष्ट, यादगार और शक्तिशाली सिस्टम मिले। बिल्कुल। ये सुझाव इस काम को वाकई अगले स्तर पर ले जाएंगे। जब आप इन सुझावों पर काम कर लें, तो हम आपके काम को फिर से देखने के लिए उत्सुक होंगे।